राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने राजस्थान हिस्ट्री में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं करने वाले हैं दोस्तों। और एक ही क्लास में सारी कंप्लीट सभ्यताएं करेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, याद नहीं रहता है, तो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है व्याख्या सहित, और लास्ट में क्वेश्चन भी लिए हैं मैंने। और जितने भी आए हुए क्वेश्चन मैं बताती रहूँगी कि कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है। तो जितनी भी सारी सभ्यताएं देखो, ये रीड मेंस के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड, सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके अलावा जिनके भी राजस्थान हिस्ट्री में प्राचीन सभ्यताएं हैं, उन सभी के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ कि कालीबंगा सभ्यता की। मैं बता देती हूँ कि कालीबंगा सभ्यता करेंगे अपने, फिर आहड़ सभ्यता को उसी प्रकार ही अपने बिल्कुल ही शॉर्ट में करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिया, जैसे देखो अभी ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था क्वेश्चन जून 2025 में कि गणेश्वर सभ्यता यहाँ से क्या प्राप्त हुए है। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पर लिए, ये इसमें आप क्या है याद नहीं रख पाते हो और भूल जाते हो। वहाँ ऑप्शन ही इस प्रकार के आते हैं कि जैसे अभी ये दे दिया कृपश्वर्णी पात्र यानी कि कपीश्वर्णी गेरिक मृद भांडी, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो आप भूल जाते हो। तो ये गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, जो कि इस काले और नीले रंग के होते हैं दोस्तों। इस प्रकार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था बागोर सभ्यता का फर्स्ट ग्रेड में। इसी प्रकार अपने गणेश्वर सभ्यता को करेंगे, क्या प्राप्त हुआ है, सब कुछ एक एक चीजें देखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स। बेराट सभ्यता को करेंगे कंप्लीट। जितनी भी सारी सभ्यता यानी सभ्यताओं, इन सभी को देखेंगे ताकि कोई सभ्यता छूटे नहीं। फिर इस प्रकार मैंने थोड़े क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने इसलिए मैंने जितने हो सके थोड़े ऐड किए क्वेश्चन। बाकी अपने टेलीग्राम पे करेंगे नाइट को, ये टॉपिक हो जाएगा। तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा उस पर वहाँ पर रिविजन हो जाएगा आपका। सबसे पहले तो बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा सभ्यता है कहाँ? हनुमानगढ़ में है दोस्तों, और घग्गर नदी के किनारे है। और ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको नहीं पता है कि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में और घग्गर नदी के किनारे है। ये तो कहते हैं ना 5th क्लास का बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा भी बता देता है, तो आप सभी को पता होगा। फिर भी नहीं पता है, अगर किसी को बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पता है तो आप ध्यान रखना, क्योंकि ये कालीबंगा सभ्यता है ना, खुदाई के दौरान यहाँ से काले रंग की चूड़ियां मिली थी दोस्तों। तो काले रंग की चूड़ियों के कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा था। फिर भी याद नहीं रहता तो ऐसे लो, काले रंग का घाघरा पहनना है, ऐसे ले लो। किसने पहना है? जिसको भी काले रंग की चूड़ियां मिली, ऐसे ले लो भाई। कोई लड़की का नाम लेकर ऐड करना है, अब याद करना है तो घग्गर, घाघरे से घग्गर याद रह जाएगा। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है। और बात करते हैं हनुमानगढ़ जिला की दोस्तों, तो ये ना जो जिला ना मुख्यालय से है, ऐसा नहीं कि ये जिला वहां पर है, मुख्यालय से ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो अब देखो दोस्तों, इसमें बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता। जो सबसे पहले सर्वप्रथम जानकारी देने वाले वो है एलपी टेसीटोरी। कोशिश करूंगी फोन ना हिले। देखो कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ में है, कालीबंगा में उत्खनन का कार्य भारतीय पुरातत्विक विभाग नई दिल्ली के द्वारा किया गया, ये ध्यान रखना लाइन। अब बात करते हैं, ये देखो व्याख्याता 2022 में क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से कि कालीबंगा में उत्खनन का कार्य कितने स्तरों पर किया गया। रीट में बना हुआ है क्वेश्चन। तो कालीबंगा में उत्खनन का कार्य 5 स्तर पर किया गया, रट लो दोस्तों। और जिसमें पहले प्रथम 2 स्तर है ना, वो तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है दोस्तों, पुराने हैं। अब मैं एक बात बताती हूँ कि कालीबंगा सभ्यता से आपको क्या ध्यान रखना है। देखो कि इसको कहा क्या जाता है, 1 मिनट। ये देखो मैंने ऊपर ही ऊपर लिखी है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखे हुए है। कालीबंगा सभ्यता को ध्यान रखना सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो ये नाम पूछे जा सकते हैं और आप वहां पर मार खा जाओगे। तो पूछा जा सकता है सिंधु सभ्यता किसको कहा जाता है, तो कालीबंगा को। हड़प्पा सभ्यता किसको कहा जाता है, कालीबंगा सभ्यता को। कांस्य युगीन सभ्यता कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता का ये महत्वपूर्ण केंद्र था दोस्तों, ठीक है ना। अब बात करते हैं, उसी पेज पे चलते हैं, एक एक चीज देखेंगे अपने यहाँ से। सबसे पहले देखो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं, और यह सभ्यता वैदिक कालीन सरस्वती द्वती नदी घाटी में फैली है। अगर बात करें ना, प्राचीन द्वती और सरस्वती नदी है उस क्षेत्र में विकसित सभ्यता दोस्तों, और वर्तमान में घग्गर नदी, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, एक तो कालीबंगा सभ्यता का आपको ध्यान रखना है कहाँ, हनुमानगढ़, और नदी का घग्गर नदी, 2 चीज ध्यान रखनी है। फिर मैंने एक लाइन बताई कि इसको सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता कालीबंगा सभ्यता को कहते हैं। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि प्राचीन में तो ये सभ्यता देखो, प्राचीन सरस्वती द्वती नदी घाटी में विकसित,
और वर्तमान घग्गर नदी में, ठीक है। अब आगे वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कालीबंगा की खोज। याद नहीं रहता, देखो सभी को पता है, सभी को बच्चे को ये याद है, मुझे पता है, फिर भी याद नहीं रहता। कोई फर्स्ट बार कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है सभ्यताएं। तो कालीबंगा, काली काला, काला क्या होता है, अमलानंद, अमल, अमल काला होता है। तो कालीबंगा की रट लो अमलानंद घोष ने की खोज। और ये सेकंड ग्रेड हिंदी में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा रीट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो कालीबंगा की खोज 1952 ईस्वी में रट लो कि खोज तो अमलानंद घोष 1952 में। और एक लाइन मैंने यहाँ लिखी है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12वीं की बुक में ये 1951 में खोजकर्ता बताया गया है। दोनों ही ध्यान रख लेना, बाकी आपको 1952 ध्यान रखना है क्योंकि ये लिखा हुआ है तो मैंने लिख दिया। बात करते हैं कालीबंगा का सर्वप्रथम विस्तार से उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया। उत्खनन कार्य, खोज तो कालीबंगा की देख लो, अमल खाके खोज कोस, अमल खाके खोज कोस कालीबंगा की। बात करते उत्खनन कार्य की। अब इस उत्खनन कार्य में आपको ध्यान रखने हैं, बीबी लाल है, बीके थापर है। अब ये बीबी लाल क्यों हो रही है, बीबी लाल पूरा नाम देखो ब्रजवासी लाल, और बीके थापर का बाल कृष्ण। अगर पूरा नाम भी नहीं पढ़ा तो नाम भी देखना। ये सेकंड ग्रेड में इंग्लिश में पूछा गया 2010 में क्वेश्चन। इसके अलावा भी ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अब देखो कालीबंगा से काला काला अमल है, अमलानंद घोष तो खोज करते हैं। और अब कोई बंदा घर पे अमल खाकर आ जाए तो बीबी लाल नहीं होगी क्या, बीबी लाल हो गई। जब पति अमल खा के घर आ गया बीबी लाल हो गई। और एक दिया थप्पड़, थापर बीके थापड़े से ज्यादा बीके, पी के आया है या खा के आया, कुछ भी कर लो, थापड़ थाप मारा, ऐसे याद रख सकते हो। तो देखो अमलानंद घोष खोज करते हैं 52, ध्यान रखना 52। और उत्खनन की बात करते हैं, यहाँ इस 5 के आगे बस एक 6 बढ़ाना है और इस 1 घटाना है, यानी कि 1961 से लेकर के 69 तक। ध्यान रखना उत्खनन कार्य 1961 से 1969 ईस्वी तक, बीबी लाल बीके थापर द्वारा। और देखो इसमें ये क्वेश्चन और ध्यान रखना, इसमें बीबी लाल बीके थापर है, इसके साथ में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि और कौन है इसके साथ में। देखो एक श्री एमडी खरे भी है और केएम श्रीवास्तव भी है और एसपी जैन द्वारा उत्खनन किया गया। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लोगों ने अब तक बीबी लाल बीके थापर पढ़ा है तो पूरा डिटेल से पढ़ना कि उत्खनन करता और भी है, कौन है इन्होंने किया। देखो अब देखो जो बंदी यानी कि जो अमल खाकर है और उसकी वाइफ अगर पूरी खरी है ना तो वही डांटेगी, कोई फर्क पड़ता है। तो एमडी खरे, बड़ी खरी थी एमडी खरे, और वास्तव में ही खरी थी, वास्तव में श्री वास्तव केएम श्री वास्तव याद रखना। और रोब जमाती थी एसपी जैन जैसा। तो आपको याद रह जाएगी कालीबंगा सभ्यता है ना, इसके उत्खनन कार्य में देखो किनके द्वारा किया गया, बीबी लाल बीके थापर एमडी खरे केएम श्रीवास्तव एसपी जैन द्वारा। ये ध्यान रख सकते हो। खोज अमलानंद घोष 1952 में खोज और 1961 से 1969 में उत्खनन कार्य। ये चीजें तो इतनी तो ध्यान रखनी है। दूसरी चीज की यहाँ से क्या प्राप्त हुए अवशेष, वो चीजें। अब समय की बात करते हैं तो कितनी प्राचीन है। देखो ये 10th की बुक में तो लिखा हुआ है 6000 वर्ष प्राचीन। बाकी आप चीज ध्यान रखना कि जो कार्बन 14 पत्ती है इसके आधार पर ये प्राक हड़पकालीन बस्ती 2400 ईसा पूर्व बताएगी, ठीक है। अब एक लाइन बताई मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कि कालीबंगा सभ्यता को क्या कहा जाता है, बताओ। सिंधु सभ्यता कालीबंगा सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता। ये लाइन मैंने बताई थी, ये रही ये लाइन, फिर से देख लो, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। आ लो भाई देखो कालीबंगा सभ्यता में साक्ष्य जो अवशेष मिले हैं वो क्या क्या है। देखो कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य मिले, लकड़ी की नाली के अवशेष मिले दोस्तों, प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब प्राक हड़प्पा के सभ्यता के कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, देखो जुते हुए खेत के अवशेष मिले, और एक साथ 2 फसल आने के साक्ष्य यानी कि गेहूं और जौ यानी कि दोहरे जुते खेत। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, वो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, वो सेकंड ग्रेड में पूछा गया, मेरे को ऐसे नहीं पता कब पूछा गया है, कि कालीबंगा में समकोण दिशा में जुते हुए खेत यानी कि दक्षिण पूर्व समकोण दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले, तो कालीबंगा से मिले हैं। तो ध्यान रखना कालीबंगा से दोहरे जुते खेत गेहूं जो 2 फसलों के साक्ष्य मिले आने के एक साथ देख लो, गेहूं जो। और इसके अलावा भी
चना हो गया, बाजरा, सरसों, ये भी साक्ष्य यहीं से मिले। बाकी देखो ईंटों से निर्मित चबूतरे, ये कहाँ से, ये भी कालीबंगा से। हाथी दांत की कंगी, कालीबंगा से। कालीबंगा कंगी, वो भी हाथी दांत की। और ईंटों से निर्मित चबूतरे देख लो दोस्तों, प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष यहाँ से, लकड़ी की नाली के अवशेष भूकंप के, ये ध्यान रखे। इतने तो आ जाओ, और क्या मिले हैं इतने तो ध्यान रख सकते हो, यानी कंगी मिली है वो भी हाथी दांत की। और देखो तांबा, सेल खड़ी मिट्टी के मोरे मिली है। और एक पल्ली का दरवाजा मिला है दोस्तों, सिर्फ एक पल्ली का दरवाजा, डबल नहीं, एक पल्ली का दरवाजा, वो भी कालीबंगा से मिला है। और अंडाकार यानी कि चिरायु कब्र, इस प्रकार की कब्रें मिली है अंडाकार। 7 आयताकार हवन कुंड, सामूहिक तंदूर मिले हैं। और ध्यान रखना कच्ची ईंटों के चबूतरे यहीं से मिले, ध्यान रखना। और इस चबूतरे में ना एक कुआं और 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड में संस्कृत में, जो कि 2019 में, कि अग्नि वेदिकाएं है ना, उसकी जो आकृति है वो आयताकार कुंडनुमा है। अब एक यहाँ से कालीबंगा सभ्यता से बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि देखो कितनी चीजें मिल रही है, बट यहाँ से मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं दोस्तों, कोई भी मंदिर का अवशेष नहीं। अगर मंदिर का अवशेष नहीं तो मातृ देवी की कोई भी मूर्ति नहीं। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंदिरों के अवशेष कहाँ से नहीं प्राप्त हुए, कालीबंगा सभ्यता से, और आहड़ सभ्यता हो गया, बागोर सभ्यता से। इस प्रकार आपको ऑप्शन दे करके तो कालीबंगा सभ्यता ही है। क्यों आप ऐसे लेना, क्योंकि बंदा अमल खा के आ रहा था, तो माता देवी कहाँ से मिलेगी, ऐसे थोड़ा कनेक्ट कर लेना। ना तो मातृ देवी की कोई मूर्ति मिली, ना ही मंदिरों के अवशेष मिले। हाँ, युगल समाधियां मिली है दोस्तों, जोड़े में युगल समाधियां मिली है। समकोण पर काटती सड़कें मिली है, जिसको ग्रिड पद्धति बोलते हैं। ग्रिड पद्धति भी बोल देते हैं, जाल पद्धति भी बोल देते हैं, चेम्सफोर्ड पद्धति या फिर ऑक्सफोर्ड पद्धति, कुछ भी आ सकता है नाम से, मैंने लिखा नहीं बट आप लिख सकते हो इसको। तो समकोण पर काटती सड़कें, जो समकोण है इस पर काटती, ये कालीबंगा से। और ऐसा स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। देखो ना तो मंदिर के अवशेष मिले, ना मातृ देवी की कोई मूर्ति, बट स्वास्तिक चिन्ह जरूर मिला है, याद रह जाएगा। और देखो खिलौना, गाड़ी, पहिया, ये भी कालीबंगा सभ्यता से। मुद्रा पर व्याघ्र और महिला कुमार देवी का चित्र मिला है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता से। और कुत्ता था ना, वो कालीबंगा सभ्यता का प्रमुख पालतू जानवर था दोस्तों। और मैंने नहीं लिखा ना बेलनाकार, आप लिख लो बेलनाकार मोहरे। बेलनाकार मोहरे भी यहाँ से मिली है। जो बेलनाकार मोहरे है ना, वो मेसोपोटामिया सभ्यता की है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मरण पट्टिका पर सींग युक्त देवता की आकृति। देखो कोई मातृ देवी की नहीं मिली, ना मंदिरों के अवशेष मिले हैं, बट मरण पट्टिका पर सींग युक्त देवता की आकृति जरूर मिल गई, आप ध्यान रख सकते हो। और ये लाइन ध्यान रखना कि मुद्रा पर व्याघ्र और महिला कुमार देवी की का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ, कालीबंगा सभ्यता से। देखो आप इतना ध्यान रख सकते हो कि इस सभ्यता को क्या कहा जाता है, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता। देखो घग्गर नदी के किनारे याद रह जाएगा, और हनुमानगढ़। बात करते हैं कि यहाँ से क्या मिला है, ये चीज आपको याद रह जाएगी। ऊंट की अस्थियां मिली है, अलंकृत ईंटें मिली है, ठीक है। और ये देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड में कि कालीबंगा में समकोण दिशा में जूते खेत, जो कि दक्षिण और पूर्व, ये साक्ष्य मिले। इसके अलावा कालीबंगा खेत से खेत के 2 पाड़े थे दोस्तों, एक कम दूरी वाला था जो कि चना का, अधिक दूरी वाला था सरसों का। चना लिखने में छोटा तो कम दूरी वाला, अधिक वाला लिखने में ज्यादा तो सरसों का। 2 पाड़े थे, ठीक है ना, खेत के। और देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन की कालीबंगा की लिपि है वो सिंधु लिपि के समान थी। और सिंधु लिपि है वो देखो इसके समान थी, जिसे दाएं से बाएं लिखा जाता था, दाएं से बाएं लिखा जाता था। बाकी एक बार इसको पढ़ लोगे ना आप, जैसे इनकी आप टेलीग्राम पे क्विज करोगे तो आपका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आज सभ्यता का इसमें कर देंगे कंप्लीट, फिर देखते हैं, आप मेरे को बता देना, या तो पहले देखते हैं आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक ले लेते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा गया है सेकंड ग्रेड में कि सिंधु घाटी सभ्यता को तीसरी राजधानी किन्होंने कहा है, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा। मैंने बाकी मैंने क्वेश्चन भी लिया, लास्ट में कर लेंगे। अब देखो कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, एक तो प्राक हड़प्पा सभ्यता, एक हड़प्पा सभ्यता। अब देखो एक लाइन है, ये क्वेश्चन भी रीड में शायद पूछा गया है कि पाकिस्तान में कोट दीजी स्थान से कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। शायद इस प्रकार क्वेश्चन बनाओ, देखो कि कालीबंगा के पुरातात्विक अवशेषों की समानता रखने वाले, सेम इसकी तरह समानता रखने वाले स्थल कौन से है। पाकिस्तान में कोट दीजी, यानी कोट दीजी है ये पाकिस्तान। और एक और ध्यान रख लेना इसके समान, जो कि सोंथी बीकानेर से,
वो कालीबंगा प्रथम बोलते हैं उसको। और ये मैंने आगे लिया, एक बार मैं वहां पर चलती हूँ ताकि आपका इसी के साथ में ही हो जाए। देखो, अगर आपको पूछा जाए कि सोंथी सभ्यता कहाँ है, तो ये बीकानेर में, और इसको कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। ध्यान रखना, कालीबंगा प्रथम किसको कहा जाता है? सोंथी सभ्यता बीकानेर को, ठीक है। और देखो यहाँ से क्या प्राप्त हुए, एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी से, एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी से 6 छिद्र, एक ही नहीं, 2 ही नहीं, 3 ही नहीं, सीधे 6 छिद्र, यानी कि मस्तिष्क शोध, जिसको हाइड्रोस्पोलिस शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। ये कहाँ से? ये कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। देख लो भाई। अब एक पिगट महोत्या ने क्या कहा है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो कि पिगट महोत्या ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। अब देखो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनको ना सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किन्होंने कहा है? पिगट महोत्या ने। और देखो, सिंधु सभ्यता के काल को प्रथम नगरीकरण का युग कहा जाता है। वैसे तो कितना ही पढ़ लो इस कालीबंगा सभ्यता से, कितना कुछ भी पढ़ लो, पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछे गए किस प्रकार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, वो अगर शॉर्ट नोट्स में लिख कर पढ़े जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। बाकी आप कितना भी कह दो, मैं डाल दूंगी टेलीग्राम पे, पढ़ने वाला होना चाहिए। बाकी जो चीजें पूछी जा रही है या इस प्रकार आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। देखो, बाद में इनकी अपने क्विज भी कर लेंगे ताकि आपका उसमें सारा कुछ ही आ जाएगा। जो इसमें कुछ ना पढ़ा है तो भी वो रिवीजन हो जाएगा आपका। अब देखो, कालीबंगा में प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं, तो आप ध्यान रख सकते हो। और ये देखो, नाम भी सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता रट लो बार बार, हड़प्पा सभ्यता। तो यहाँ से देखो, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। 2022 में सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है। कांस्य युगीन सभ्यता भी कालीबंगा, कैसे कालीबंगा, कैसे कांस्य युगीन सभ्यता। और कालीबंगा को देख लो भी, दीनहीन की बस्ती कहते हैं। अब दीन गरीब ही होता है, दिन तो दिन होता है, डे दीन यानी कि गरीब, गरीबों की बस्ती कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अब देखो, क्योंकि प्राक हड़प्पा कालीन मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग के कारण, तो इसलिए इस बिचारी को गरीबों की बस्ती कह दिया, दीनहीन की बस्ती। कच्ची ईंटों से आ सकता है क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखना, यही है प्राक हड़प्पा कालीन यानी कि कालीबंगा सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन, सिंधु सभ्यता कहते हैं। एक बार आप खुद ही देख लो, यहाँ से कोई चीज आपको नहीं समझ में आया और कोई ऐसी चीज जो आपने ठीक है पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो उसको थोड़ा सा फिर से ज्यादा पढ़ लो। और अगर आपके पास बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स है तो ठीक है, जो चीज आप लोगों ने उस नोट्स में यहाँ से नहीं लिख रखी है उसको ऐड कर सकते हो। कालीबंगा तो हो गया कंप्लीट मोटा मोटा। फिर से इसको एक बार देखो कि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे। और बात करते हैं अमलानंद घोष, अमल खा के आए काला काला, तो अमलानंद घोष करते हैं इसकी खोज 52 में, 1952 रट लो। और उत्खनन, एक इससे डबल करो 5 से यानी कि 6, और इससे एक घटा दो 61, 1961 से लेकर के 1969 ईस्वी तक उत्खनन कार्य है। कौन कौन करते हैं? बीबी लाल, बीके थापर, क्योंकि अमल खाकर आया तो बीबी लाल हो गई, थप्पड़ मारा बीके थापर। और देखो, और बड़ी खरी थी भाई बीबी, पूरी खरी थी तभी थप्पड़ मारा है, फिक्र थी क्यों खा गया अमल। तो एम के खरे वास्तव में खरी थी, तो के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन। और गुस्सा तो ऐसे था जैसे कि एसपी साहब का है। तो ये सारे उत्खनन इनके द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया 2023 में, तो आप इन सभी का नाम ध्यान रख सकते। और ये ध्यान रखना कि कालीबंगा में उत्खनन का कार्य 5 स्तर पर किया गया है। और यहाँ से भूकंप के साक्ष्य है, लकड़ी की नाली, प्राक हड़प्पा सभ्यता के जुते हुए खेत मिले हैं, और एक साथ 2 फसल के आने के साक्ष्य यानी कि दोहरे जुते खेत, गेहूं जो, और ईंटों से निर्मित चबूतरे मिले हैं, हाथी दांत की कंगा, साथ में एक एक करवा के, साथ में दोबारा थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। फिर तांबा सेलखड़ी मिट्टी की मोरे मिली है, एक पल्ली का दरवाजा मिला है, यहाँ से अंडाकार चिरायुकार कब्र मिली है दोस्तों, 7 आयताकार हवन कुंड, सामूहिक तंदूरी, यानी कि ऐसे पता लगता है कि साथ में सारा ऐसे सामूहिक फैमिली थी जो साथ में खाना बनाती थी। स्वास्तिक चिन्ह मिला है, मुद्रा पर व्याघ्र व महिला कुमारी देवी का चित्र मिला है, बट देवी का, मातृ देवी की कोई मूर्ति ना ही कोई मंदिरों के अवशेष। बट एक चीज मिली है, मरण पट्टिका पर सींग युक्त देवता की आकृति मिली है, यहाँ से खिलौने, गाड़ी और पहिए मिले, अलंकृत ईंटें मिली है, ऊंट की अस्थियां मिली है, युगल समाधियां मिली है, समकोण पर काटती हुई सड़कें मिली है। क्वेश्चन पूछा गया है जिसको ग्रिड पद्धति बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड पद्धति, सारे नाम भी देख सकते हो। कालीबंगा, ये क्वेश्चन पूछा गया, कालीबंगा में समकोण दिशा में जुते खेत जो कि दक्षिण पूर्व के साक्ष्य है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, ये देख लेना। और देख लो भाई, गरीब दीनहीन की बस्ती कहते हैं। और कालीबंगा में प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के काल को प्रथम नगरीकरण का युग भी कहते हैं, ठीक है।
और पिगमट महोदय ने क्या कहा है कि हड़प्पा और मोनजोदड़ो है ना, मोनजोदड़ो, इसको सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कह दिया। ये पाकिस्तान में है कोट दीजिए। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो पाकिस्तान में कोट दीजिए स्थान है ना, इससे ही मिलती जुलती, देखो कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता है, मिलते जुलते विशेष मिल लो भी, इसको कर देते हैं साइड में। ये हो गया कालीबंगा सभ्यता कंप्लीट। ये स्टार्टिंग की 2-3 सभ्यताएं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी तो बिल्कुल ही छोटी छोटी है। अब बात करते हैं आहड़ सभ्यता। सबसे पहली चीज तो ध्यान रखनी है कि आहड़ सभ्यता है कहाँ, स्थान आहड़, आहड़ ए आ रहा है, ए को अब आपको पीछे की मात्रा हटाकर ऊ करना है, ऊ, आहड़ उदयपुर जिले में है। आ से आहड़, आ से आयड़ नदी के किनारे है, जिसको आयड़ या बेड़च भी बोलते हैं, आयड़ या बेड़च नदी के किनारे आहड़ लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। और एक चीज ध्यान रखना, जो आहड़ सभ्यता, यहाँ से रंगाई छपाई के ठप्पे भी मिले हैं। अब ये यहाँ से पूछ लिया गया है कि आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, इंपॉर्टेंट है, रीट में भी पूछा गया, सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया 2010 में। अब देखो प्राचीन काल में इसको ताम्रवती या ताम्रवती नाम से जाना जाता है आहड़ सभ्यता को। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 10वीं 11वीं शताब्दी में, रट लो इसको। और ये क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए फिर से डालने वाली हूं कि आ सकता है इसलिए क्विज पर, कि 10वीं 11वीं, और किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये अब ढंग से देख लो कि 10वीं 11वीं शताब्दी में आहड़ को आघाटपुर या फिर आघाट दुर्ग भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ये आहड़ सभ्यता ही है, इसको कहा जाता है आघाटपुर या आघाट दुर्ग, जो कि 10वीं 11वीं शताब्दी में इस आहड़ सभ्यता को, ठीक है, आहड़ सभ्यता को पूछा जा सकता है क्या कहा जाता है, आघाटपुर या आघाट दुर्ग। और ये 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर देखो वर्तमान में आहड़ के स्थानीय लोग इसे क्या कहते हैं, वर्तमान में धूलकोट के नाम से जानते हैं। ये 2023 में पूछ लिया गया क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में। अब आप इस दोनों चीजों को ध्यान रखो कि आहड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता की थी। आहड़ किसकी थी, ग्रामीण सभ्यता की। जो अभी कालीबंगा पढ़ के आए सभ्यता, ये नगरीय सभ्यता थी। फिर भी याद नहीं रहते तो कालीबंगा से काला काला माल, कौन सा, अमल, अमल कहाँ से, गांव में तो मिलता नहीं है, नगर से लाना पड़ता है, तो नगरीय सभ्यता थी, ऐसे याद रह सकता है। फिर आहड़ याद रह जाएगा ग्रामीण। आहड़, आहड़, आहट, आहट किसकी पड़ती है, पैरों की, गांव में ग्रामीण संस्कृति, ऐसे याद रह जाएगा, और कोई इलाज नहीं है। अब देखो आहड़ को और क्या कहते हैं, किस नाम से, आहड़ को बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ये 2010 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया। ये रहा, मैंने ऊपर लिख दिया कि आहड़ को बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। आहड़, ये मात्रा हटाओ, ऊ आ रहा है तो उदयपुर जिले में है। आ से ही आहड़, आ से ही आयड़ नदी, यानी कि आयड़ नदी को बेड़च नदी भी बोलते हैं, तो आयड़ या बेड़च आ सकता है, नदी किनारे है। और प्राचीन काल में इसको ताम्रवती या ताम्रवती के नाम से जाना जाता, और वर्तमान में आहड़ के स्थानीय लोग इसको धूलकोट के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना दोनों ही नाम। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट एक लाइन लिखी है कि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी पूछ ले, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी तो गणेश्वर सभ्यता है। ये थोड़ा ध्यान रख लेना कि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी तो गणेश्वर सभ्यता है। और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है कि जो आहड़ सभ्यता है, इससे संबंध पूछा गया है कि गिलुंड और भगवानपुरा का संबंध कौन सी सभ्यता से है, तो आहड़ सभ्यता से है दोस्तों। और आहड़ सभ्यता देखो लाल और काले मृद भांड वाली संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। ये 2023। अब ये लाल काले मृद भांड वाले है ना, जितने एक बार इनको अच्छे से देख लेना, मृद भांड से पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। अभी फर्स्ट ग्रेड में 2025 जून में पूछे गए थे क्वेश्चन। लो एक बार इन पे चर्चा फिर से कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए, फिर उसी पेज पे वापस चलते हैं। ये पूछा गया दोस्तों कि गणेश्वर सभ्यता देखो है कहाँ, पता है, सीकर में, नीम का थाना सीकर में है, सीकर जिला है, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि कृपश वर्णी पात्र, जिसको कपीश वर्णी बोलते हैं, जिसको गेरिक मृद भांड भी बोलते हैं, जिसका रंग देखो क्या होता है, कृपश वर्णी पात्र यानी कपीश, काले और नीले रंग के। ये मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुए, तो गणेश्वर सभ्यता से हुए। अब आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि कपीश कै नाम से आ रहा है, कपीस कैसे, कर्पश वर्णी यानी कि काले काले, थोड़े से लो काले काले, और वो नीले नीले लगेंगे, काले होंगे ना, जैसे कि आपने श्री कृष्ण जी को देखा होगा। और कई बार थोड़े कम काले हो तो इसको अपने बोल देते हैं गेहुआ या गेरुआ, इस प्रकार बोल देते हैं। तो गै से गणेश्वर, गै से गेरिक याद रह जाए, गेरिक, गेरिक से जब भी आएगा आपको ऐसे आएगा काले नीले, यानी कि कर्पश वर्णी यानी कपीस वर्णी काले नीले रंग के होते हैं, जो कि गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगा सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे, यहां से कौन से प्राप्त हुए, लाल मिट्टी के बर्तन। अब कैसे याद रखोगे, देखो
मिट्टी के तो दोस्तों लाल मिट्टी के बर्तन हुए, पर उसी लाल मिट्टी के जो बर्तन थे ना उस पे सफेद और काली ऐसे रेखाएं लाइनें खींची गई थी, मतलब डिजाइन बनाया हुआ था, सफेद और काली रेखाएं खींची गई थी। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, कालीबंगा सभ्यता से लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कालीबंगा देखो, काला माल खकराया, अमलानंद घोष, अमल तो खोज किन्होंने की, अमलानंद ने। कब? 1952 में, याद रह जाएगा। देखो जो बंदा काला माल खकराता है, अमल खकराता है, उसकी आंखें लाल लाल दिखेगी आपको। लाल मिट्टी के बर्तन कालीबंगा सभ्यता से याद रह जाएंगे, और जिस पर लाइनें सफेद और काली रेखाएं खींची गई। फिर बात करते हैं बागोर सभ्यता कहाँ है, ये भीलवाड़ा में है। बागोर, बै के बाद में भय आता है, तो वैसे भी सभी को पता है कि बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में, फिर भी नहीं था भीलवाड़ा में। और यहां से कौन से, ये भी देखो फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहां से किसके अवशेष मिले हैं बागोर सभ्यता से, यहां से मध्य पाषाण कालीन के अवशेष मिले हैं, जिसको कहा जाता है माइक्रोलिथ या लघु पाषाण उपकरण। इसको आप कैसे भी याद कर लो कि बागोर सभ्यता से मध्य पाषाण कालीन पत्थर कहाँ से मिले, मध्य पाषाण कालीन बागोर सभ्यता से, जिसको माइक्रोलिथ बोलते हैं, लघु पाषाण उपकरण बोलते हैं। इसको रट लो। अब चलते हैं उसी पेज पर। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैंने अलग से लिखे हैं। अपना चल रहा था आहड़ सभ्यता। आहड़ कहाँ है? उदयपुर जिले में, आयड़ नदी के किनारे, या आयड़ या बेड़च बोलते हैं। और बात करते हैं, इसको आगाड़पुर भी बोलते हैं, आगाड़ दुर्ग भी बोलते हैं, धूलकोट भी बोलते हैं। याद रह जाएगा जी, रह जाएगा याद। अब आप तो आगे चलो, ठीक है। अब बात करते हैं आहड़ सभ्यता की खोज किन्होंने की। आहड़, देखो आहड़ में ए आ रहा है, ए सही अक्षयकृति व्यास। कालीबंगा की कैसे करवाई? कालीबंगा से काला माल कौन खाकराया? अमल खाकराया। कौन? तो अमलानंद घोष। खोज याद 1952 में। 52 के बाद में ही 1953 में ऐसे आहड़, ऐसे अक्षयकृति व्यास। आहड़ सभ्यता की खोज अक्षयकृति व्यास 1953 में करते हैं। ये 2023 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन। इसके अलावा ये क्वेश्चन रीट में भी पूछा गया है। बात करते हैं आहड़ का उत्खनन कार्य। रट लो, RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, HD सांकलिया, जिसको HD सांकलिया, हंसमुख धीरज बोलते हैं, हंसमुख धीरज सांकलिया। तो रतन चंद्र अग्रवाल मैंने पहले लिखा है, ध्यान रखना, 1956 में, और HD सांकलिया 1961 में। इनके द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। आहड़ सभ्यता की खोज ऐसे आहड़, ऐसे अक्षयकृति व्यास। और फिर भी आपको नहीं पता चलता ना भाई इनके उत्खनन कार्य करने वाले कौन है, तो आहड़, आहड़ कई बार आहड़ से आपको लेना भी, आहट, आहट आ रही है। अब किसकी आहट आ रही है पता नहीं, कोई चेन, सांकलिया। अब देखो जो पशुओं के डाली जाती है ना चेन, उसको बोलते हैं सांकड़। सांकड़ सुनी होगी बागड़ी में। सांकड़िया, किसकी आवाज आ रही है भाई? सांकड़ की आहट आ रही है, आहट। और पशुओं से आ रही है। और पशुओं से क्या प्राप्त होता है? मिल्क। अपने बोलते हैं ना मिल्क को भी, रतन है मिल्क, तो रतन, मिल्क रतन ही होता है। तो क्या पता इस प्रकार आपको थोड़ा सा याद आ जाए भी, हमें इस प्रकार बताया गया था, तो हमने कनेक्ट किया था कि HD सांकलिया किसकी आवाज आ रही है? आहड़ आ रही है। और आहड़ सांकल यानी कि पशुओं के द्वारा आती है, तो पशुओं से मिल्क प्राप्त होता है। तो रतन, रतन ही होता है एक प्रकार का जो दूध होता है। तो रतन चंद्र अग्रवाल याद रख सकते हो। रतन चंद्र अग्रवाल 1956, HD सांकलिया यानी कि हंसमुख धीरज सांकलिया 1961 में, इनके द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। अब ये नाम लिखे हैं कि आहड़ के उपनाम आपको ध्यान रखने हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि बनास संस्कृति बोलते हैं आहड़ को। ताम्रवती नगरी या ताम्रवती, जो कि प्राचीन समय में, ये देखो प्राचीन काल में इस नाम से जाना जाता था आहड़ को, ताम्रवती, ताम्रवती। अब वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं? धूलकोट, यानी कि आघाटपुर, धूलकोट। ये आहड़ संस्कृति के आहड़ से आघाटपुर तो याद रह जाएगा आपको, धूलकोट भी याद रह जाएगा। आहड़ आ रही है, आहड़ आ जरूर रही है, सांकड़िया से धूलकोट, धूल यानी मिट्टी उड़ाती आहड़ आवाज आ रही है, ऐसे याद रख सकते हो। और बनास संस्कृति, फिर भी याद नहीं रहता संस्कृति कौन सी? बनास। तो आहड़ जब भी धूल उड़ाती आ रही है तो सारी चीज को नाश करती हो भाई। धूल मिट्टी उड़ाती आ रही है, पशु सांकलिया से याद थोड़ा कनेक्ट कर लेना, नाश, नाश सब कुछ नाश कर दिया। एक आप गिलुंड सभ्यता पढ़ोगे तब आपको ये आएगा नाम। अब मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सा कनेक्ट करके इन चीजों से याद हुआ है नहीं हुआ, पर मुझे नहीं पता, मैंने कोशिश की, आप थोड़ा खुद ही चाहे याद रख लेना, कोई जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं आहड़ से प्रमुख अवशेष। देखो पढ़ने से कुछ नहीं होता, उस टाइम याद करने से भी, उस टाइम जब ये आते हैं ना क्वेश्चन तो याद भी आना चाहिए। आहड़ से प्राप्त
देखो क्या अवशेष मिले, एक मकान में 6 चूल्हे के अवशेष, जो कि यहाँ पर सामूहिक फैमिली का बताता है कि भाई इकट्ठी फैमिली रहती थी, एक ही मकान में 6 चूल्हे आहड़ से। और फिर भी आपको याद नहीं रहता ना कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है एक मकान के 6 चूल्हे, तो आप उस चीज पे जाना। आहड़ में पढ़ा था सांकलिया, रतन चंद्र अग्रवाल, यानी कि मिलक नाम लिया था। तो भाई घर में फैमिली में सारे सामूहिक फैमिली में रहते, तभी तो अच्छा दूध होता होगा, तभी पशुओं की आवाज आती होगी आहड़, है ना, तभी तो एक मकान में 6 चूल्हे के। इस प्रकार याद कर सकते हो। मिट्टी व पत्थर के मणके यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे, यानी कि चूल्हे होते थे उसके 2 या 3 मुंह होते थे इस प्रकार। तो सामूहिक फैमिली है, यानी कि एक मकान में 6 चूल्हे हुए तो वो मतलब इकट्ठी फैमिली रहती होगी, इस प्रकार का अपने को आइडिया लगा सकते हैं। तो चूल्हे भी इस प्रकार के होते थे। और मिट्टी से बनी वृष मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। और इंडो ग्रीक मुद्रा पर यूनानी देवता जो अपोलो का चित्र मिला है वो प्राप्त हुआ है आहड़ से, ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट, तांबा गलाने की भट्टियां कहाँ से मिली है दोस्तों, ये भी आहड़ से मिली है। ईरानी शैली की धूपदानी भी यहाँ से मिली है। आटा पीसने की चक्की भी, अब यार आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, आटा पीसने की चक्की मिली है ना, तो ऐसे याद रख लेना, क्योंकि एक सामूहिक फैमिली यहाँ से रहती थी ना, कि आइडिया लगा सकते हो। सामूहिक फैमिली के अवशेष प्राप्त हुए, यानी कि एक मकान में 6 चूल्हे हो गए, 2-3 मुंह वाले चूल्हे हो गए, तो हो सकता है बहुत सारी फैमिली रहती थी, तभी इनको जरूरत पड़ गई थी आटा पीसने की चक्की, तभी घर पे ही पीस लेते थे। पत्थर के सिलबट्टे, आप ऐसे कनेक्ट कर लो, भाई इतनी फैमिली रहती थी ना, पत्थर के सिलबट्टे, तभी इनको जरूरत पड़ती थी पत्थर के सिलबट्टे पे, क्या पता चटनी पीसते हो, क्या पता, इतनी फैमिली रहती थी। तो यहाँ से आप इस प्रकार याद कर सकते हो। चूड़ियां अंगूठियां यहाँ से प्राप्त हुई है, जो कि तांबे की कुल्हाड़ियां और इन्हीं की चूड़ियां अंगूठी, और बिना हत्थे के छोटे जलपत्र थे, उनका मतलब हत्था नहीं था, बिना हत्थे के थे, ये आहड़ से प्राप्त हुए। अब एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि 5 स्तर पढ़े अपनों ने, कहां से प्राप्त हुए, कालीबंगा से। आहड़ से 8 स्तर। अब कुछ लोग यहां बोलेंगे कि हमने तो 3 स्तर पढ़े हैं, 3 सत्र नहीं है, आहड़ से उत्खनन के 70 तो 8 है दोस्तों, 3 चरणों में है, वो चरण है 3। अब कुछ डेढ़ से आने ये भी बोल देते हैं, जब आप लोगों ने कोई भी चीज को डीपली पढ़ा होता है ना, तो दिक्कत नहीं आती है। आरएस में देखा होगा हमने, तो भाई आरएस में तो क्या लिखने होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो आहड़ जैसे कि अब देख लो, आहड़ सभ्यता पे दे दिया, तो उसमें तो सारा कुछ लिखना पड़ेगा, एक एक चीज। अब मैं इसी को ही करवाती हूँ कि भी उत्खनन के 8 सत्र कैसे, अगर आप लोगों ने 3 सत्र पढ़ रखा है तो 3 चरणों में है दोस्तों वो। ये देखो कि आहड़ के उत्खनन के दौरान 8 सत्र मिले हैं। 5 सत्र कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से रट लो। आहड़ के उत्खनन के दौरान 8 सत्र मिले हैं, जिन्हें पुरातात्विक सामग्री पर 3 चरणों में बांटा गया है। ये 3 चरणों में देख लो, एक तो स्फटिक पत्थरों के प्रयोग व औजार व उपकरण के आधार पर, दूसरा ताम्र कांस्य लोहे के उपकरण के आधार पर, तीसरा मृद भांड संबंधित सामग्री भवन मिट्टी यानी कि मिट्टी से बने हुए, और काले मुलायम पत्थर के आधार पर, यानी कि 3 चरणों में बांटा गया स्तर 8 है। ये ध्यान रख सकते हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और देखो आहड़ बनास से संबंधित अन्य स्थल देख लो इनको थोड़ा सा, कि भगवानपुरा है, ये उदयपुर के पास स्थल है। गिलुंड ये राजसमंद में एक गांव है, गिलुंड ध्यान रखना, राजसमंद से ध्यान रखना। आहड़ उदयपुर के पास आहड़ नदी है, इसके तट पर स्थित है। बालाथल ये भी उदयपुर के पास बेडस नदी के किनारे। ओजियाना ये भीलवाड़ा जिले में है दोस्तों। ओजियाना सभ्यता है, ये बदनौर ब्यावर लिखना आप, ओजियाना जो सभ्यता है, ये स्थल है जो मैंने यहाँ पर लिखी है। आप ओजियाना जो सभ्यता उसको ध्यान रख सकते हो, बदनौर ब्यावर में, जो कि ओजियाना जो कि ये सभ्यता है ना, उसका जो उत्खनन है वो एक BR मीणा और एक आलोक त्रिपाठी है, उनके द्वारा कराया गया था। तो आपको इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि बालाथल हो गया, कौन सा बालाथल हो गया, ओजियाना हो गया, भगवानपुरा हो गया, गिलुंड हो गया, ये मतलब किससे संबंधित है, तो इस प्रकार आ सकता है कि ये ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है सारे ये स्थल। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ये लाइन, आप भी ध्यान रखना। ये लो दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है, ये सारे स्थल का ध्यान रखना, यानी कि आहड़ बनास से संबंधित। ठीक है। अब देखो कई बार ऐसे होता है कि मैं जैसे कि पोस्ट डालती हूँ कि आपको कौन सा टॉपिक की जरूरत है, कौन सा पढ़ना है,
तो हाँ, वहाँ पर कमेंट भी आते हैं और मुझे लगता भी हाँ सच में ज़रूरत है। और फिर जब क्लास देखते हो तो वहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि देखो जैसे डेली देखने वाले भी होते हैं, जैसे कि राधिका हो गई, रोहित हो गए, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो सबसे पहले क्लास ऑन होते ही कमेंट भी आते हैं, देखते भी है। तो मुझे भी ये इंतजार रहता है कि हाँ क्लास का आप वेट कर रहे हो और फिर मुझे टाइम निकाल करके आपके लिए क्लास भी लेकर आनी पड़ती है दोस्तों। और फिर क्विज करवाने की कोशिश करती हूँ कि क्विज करवाऊँ ताकि आपका सच में रिवीजन हो जाए। मेरा वैसे एक ही टारगेट रहता है, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है कौन, और ना मुझे कोई ऐसा है कि मैं जैसे भी क्लास लूँ कि सबसे पहले तो क्लास स्टार्ट होने से पहले जैसे बातें करते हैं, मेरे को ये कुछ भी नहीं। बस आप एक ही मतलब है जो आप बोलते हो मैं कोशिश करूँ कि वो आपके लिए लेकर के आ जाऊँ। जैसे अब आर्ट एंड कल्चर के काफ़ी आ रहे थे और शिक्षण वीडियो से भी आ रहे थे। जैसे टॉपिक आते हैं, देखो कमेंट का रिप्लाई हर बार नहीं दिया जाता, फिर भी मैं उन पर गौर करती हूँ, देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं हाँ ये कर सकूँ। पर दोस्तों टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए कि नोट्स बनाने पड़ते, टाइम लगता है, फिर आपके लिए क्लास आती है। और कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं, जिससे मेरे को भी ऐसे लगता है हाँ भी इतने अच्छे अगर कमेंट आ रहे हैं तो सच में जरूरत है, बहुत अच्छी भी पसंद भी आती है, तो क्लास मेरा का मन होता है भी मैं अगर और कोशिश करूँ। अब बात करते हैं सभ्यताओं की, इसको बाद में देखते हैं, एक बार अपनी सारी जो बस्ती है सभ्यताएं पढ़ लेते हैं। ये मैंने बता ही दिया है दोस्तों। अपनी कालीबंगा सभ्यता हो गई है, आहड़ सभ्यता हो गई। थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है बट एक क्लास में सारा कंप्लीट कर देंगे ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, एक ही क्लास में सारे आपको मिल जाएं। तो आहड़ उदयपुर जिले में है, आयड़ नदी या बेड़च नदी के किनारे है दोस्तों। ठीक है, उत्खनन की बात करते हैं। सबसे पहले खोज ऐसे आहड़ ऐसे अक्षकृति व्यास 53 में करते हैं। और उत्खनन की बात करें तो देखो 1956 में तो रतन चंद्र अग्रवाल, HD सांकलिया 1961 में। और आहड़ को बनास संस्कृति भी बोलते हैं, ताम्रवती नगरी या ताम्बवती या आघाटपुर या धूलकोट, ये इनके नाम है। अब इसको कर देते हैं दोस्तों साइड की, अपनी आहड़ संस्कृति हो गई है। ये जब सारी छोटी छोटी अपनी सभ्यताएं करेंगे तो ये एक मैंने अलग से लिखा, इसको भी कर लेंगे। अब बात करते हैं बेराट सभ्यता की। चलो इससे पहले रेड सभ्यता को कर ही देते हैं। ये लो सबसे पहले रेड सभ्यता की बात करते हैं। ये है कहाँ? रेड निवाई टोंक में है। ध्यान रखना रेड सभ्यता निवाई टोंक में। और कौन सी नदी के किनारे? ढील नदी के किनारे है। देखो रे ढ आ रहा है, ढ से ढील नदी के किनारे। उत्खनन की बात करते हैं, केदारनाथपुरी करते हैं। और जो एक नगर सभ्यता है ना, नगर सभ्यता टोंक में नगर सभ्यता होगी, रेड सभ्यता होगी। रेड सभ्यता निवाई टोंक में, और चाहे इससे भी आ सकता है नगर सभ्यता तो सीधा टोंक में। तो ये दोनों उत्खनन इनका केदारनाथपुरी करते हैं। एक तो दोस्तों है नगर सभ्यता, ध्यान रखना, एक है नगर, एक है नगरी। नगरी चित्तौड़गढ़ में और नगर है वो है टोंक में। और इस रेड सभ्यता को राजस्थान का टाटा नगर भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट। अब इसको टाटा नगर कहते क्यों है दोस्तों? क्योंकि लोहे के औजार यहाँ से ज्यादा मिले, तो लोहे के औजार ज्यादा मिलने के कारण, लोहे के औजार अधिक मिलने के कारण ही इसको प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं। तो लिख लेना, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किसको कहते हैं? रेड सभ्यता। और एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है, यहाँ से 3000 आहत मुद्राएं मिली है जो चांदी सिक्के की। लोहे सामग्री के विशाल भंडार भी मिले हैं, तो रेड सभ्यता भी हो जाती है। अब चलते हैं दोस्तों बेराट सभ्यता, जो कि कोटपुतली बहरोड में है। और दोस्तों जिलों के पुनर्गठन से पहले कहाँ थी ये? विराटनगर जयपुर में थी। अब वर्तमान में ध्यान रखना बेराट है, बै से विराट, बै से बहरोड, यानी कि कोटपुतली बहरोड याद रह जाएगा। और पहला चीज तो आपको ध्यान रखना है कि है कहाँ पर स्थित विराट सभ्यता? कोटपुतली बहरोड। खोज किसने की? कौन सी नदी के किनारे है? उत्खनन। नदी मैंने लिखा नहीं है ना, नदी लिख लो इसका। नदी है बाणगंगा नदी, यानी कि बै से ही बहरोड, कोटपुतली बहरोड, बै से ही विराट, बै से ही बाणगंगा नदी। ये लो लिख दिया। आपको ना कोई भी सभ्यता पढ़ते हो ना, तो जो मेन सभ्यता है ना उसका तो आप सारा डिटेल से पढ़ लो, ठीक है। बाकी आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है ना, कहाँ स्थित है, खोज किसने की, उत्खनन का ध्यान रखना है, नदी के कौन सी के किनारे है, क्या प्राप्त हुए अवशेष, और मृद भांड वाले तो जरूर ध्यान रखना है कौन से रंग के कहां से प्राप्त हुए। बस इतना ही बहुत है। अब बात करते हैं बै से विराट, बै से बहरोड, यानी कि कोटपुतली बहरोड, बै से बाणगंगा नदी के किनारे है। विराट सभ्यता की खोज व उत्खनन कार्य। देखो खोज सबसे पहले, सर्वप्रथम खोज और उत्खनन कार्य करते हैं वो सबसे पहले खोज करने वाले। ये पूछा गया PTI में। मैं बता दूं कि ये PTI के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिनके भी है देख लो सभ्यताएं,
पीटीआई में भी है और यहाँ से पीटीआई में क्वेश्चन काफी बने हुए हैं। तो देखो, विराट सभ्यता की खोज दयाराम साहनी सर्वप्रथम 1936 से 37। अब इस दयाराम साहनी को कैसे याद रखोगे? वैसे तो ये सभी को पता होगा, फिर भी विराट से पहले नाम आ रहा है बेर। बेर, बेर वो खाने वाला बेर नहीं, बेर यानी कि दुश्मनी किसी से करना। और कोई देखो दुश्मनी करेगा तो आपके जैसे और मेरे जैसे बहुत सारे होंगे कि दुश्मनी भाई किसी पे करते हैं तो दया आ जाती है, नहीं करनी चाहिए। विराट से बेर याद रखना है, बेर दुश्मनी, बेर दुश्मनी, बेर दया आ जाती है, भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो दयाराम साहनी ने की खोज विराट सभ्यता की 36-37 में। और दया भी कितनी बार आई देख लो, अभी 36-37 बार आ गई, इकट्ठी से इकट्ठी 36-37 बार दया आ गई भी, मेरे को तो आ गई। याद करना है, भी याद करवाना है आपको। उत्खनन की बात करते हैं, नील रतन बनर्जी, कैलाश दीक्षित ने, दोनों का नाम ध्यान रखना। 1962 से 63 तक उत्खनन कार्य है जो कि विराट सभ्यता का, ध्यान रखना, नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित के द्वारा। और ये भी 2023 में क्वेश्चन बना हुआ है, लगा लो, इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में पूछे हुए क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब देखो, विराट सभ्यता है ना, ये क्वेश्चन भी 2010 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कि प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। विराट सभ्यता प्राचीन काल में किसकी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। और फिर भी आपको इसके उत्खनन याद नहीं रहते ना। देखो, दया आ गई, बेर की दयाराम साहनी, आपको खोज याद रह जाएगी किन्होंने की, सबसे पहले खोज करने वाले। उत्खनन देखो भाई, कई बार कोई इतना बेर रखता है, इतना बेर दुश्मनी रखता है कि चोटें चाहे कैसे ही मारे, घाव कैसे ही लगाए, नील ही जमा देंगे। इतने घाव मारेंगे बंदे के, इतनी नील जमा देंगे, बंदा लाश ही बन जाएगा। लाश आ रहा है ना पीछे, लाश। कैलाश दीक्षित याद रह जाओगे, दीक्षित, नील रतन बनर्जी, कैलाश दीक्षित। आप जब ये नाम देखोगे, नील, नील किसके जमाता है? बेर रखने वाला विराट, नील लाश ही बना देता है, कैलाश दीक्षित। ये विराट सभ्यता के उत्खनन है 65 से 63, ध्यान रखना। और जो खोज 36 से 37। अब देखो, इनको पढ़ने से पहले आपको ये देखना है कि यहाँ से क्या मिला है। और इससे पहले एक ये ध्यान रखना है कि इस विराट सभ्यता से देखो कि यहाँ पर किसका फैलाव है। ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 में सेकंड ग्रेड में, विराटनगर की पहाड़ियों में। दोस्तों, वैसे ये राजधानी विराटनगर के रूप में इसका, अब मैं बताती हूँ कि जो मत्स्य जनपद है ना, कि प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी, यानी कि महाभारत काल में इसका उल्लेख यहीं से, जो मत्स्य जनपद है ना, यहाँ से जो राजधानी विराटनगर है उसके रूप में हुआ था दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर पांडवों ने क्या, अज्ञातवास बिताया था। और ये मत्स्य जनपद की राजधानी ये पूछा गया, तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि विराटनगर की पहाड़ियों में गणेश डूंगरी। जब भी विराट सभ्यता आती है ना, आपको ये डूंगरी याद कर लेनी है, कौन कौन सी डूंगरी है। अगर आपको ये परेशान करती है, गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी। इस सभ्यता का फैलाव कौन सी सभ्यता पर है? तो विराट सभ्यता, ध्यान रख लो कि गणेश डूंगरी होगी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी। और ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखो, यहाँ से बीजक डूंगरी, गणेश डूंगरी, बोमली डूंगरी, हनुमान डूंगरी, ये प्रसिद्ध है। क्योंकि यहाँ पर जो गणेश डूंगरी है, महादेव जी की डूंगरी है, इन सब का उत्खनन कार्य हुआ था। तो आप ये सारी ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा एक और नाम लिख लो, महादेव जी डूंगरी। क्योंकि ये देखो, पीटीआई 2023 में क्वेश्चन बना है डूंगरी से भी, कि विराट से 1990 ईस्वी में गणेश, बीजक, भीम डूंगरी से चित्रित शिलाओं की खोज की गई। कहाँ से की गई? ये देखना, विराट सभ्यता से, इन चित्रों, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया 2022 में इसी डूंगरियों से ही, कि विराट की भीम डूंगरी से सीएल कार्लाइल ने 1871 ईस्वी में संकलिपि से उत्कीर्ण शिलालेख की खोज की। और इसको देखो, कूटलिपि, गुप्त लिपि, संकलिपि भी कहते हैं। कि जो संकलिपि है ना, ये जो संकलिपि है, यानी कि ब्राह्मी लिपि है, उसको मतलब अलंकृत करके, बहुत ज्यादा अत्यधिक किसको करके, ब्राह्मी लिपि को अलंकृत करके गुप्त रूप प्रदान करना, इसलिए इसको देखो गुप्त लिपि, संकलिपि, कूटलिपि कहते हैं। और एक मैंने शायद लिखा नहीं है, क्योंकि मृद भांड का सभी से याद कर लिया। विराट से देखो, यहाँ से पूछ ले आपको कि कौन से मृद भांड प्राप्त हुए हैं, तो रट लो विराट से। यहाँ लिख देती हूँ, या तो मैं लोह युगीन मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, या जो मैंने क्वेश्चन लिखे थे ना इंपॉर्टेंट, उस जगह पर लिख देती हूँ अलग से। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पर लिख देती हूँ, ये खाली जगह पड़ी है। ये लो, आप कैसे भी माइंड में बिठा लो अपने हिसाब से कि लोह युगीन मृद भांड प्राप्त हुए विराट सभ्यता से। रट लो, उत्तरी काले चमकदार मृद भांड है दोस्तों ये।
तो लोह युगीन मृद भांड प्राप्त बेराट सभ्यता से, उत्तरी काले चमकदार मृद भांड परंपरा के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। अब देखो विराट सभ्यता से क्या अवशेष, कौन से अवशेष प्राप्त हुए, फिर अपनी ये विराट सभ्यता भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर गणेश्वर सभ्यता चलते हैं, फिर छोटी मोटी सभ्यताएं है, बिल्कुल ही एक ही क्लास में, थोड़ी सी देखो लेंथी हो गई क्लास, बट सारे एक क्लास में आपके कवर होने वाले हैं, बट ये नंबर दे के जाएगी दोस्तों क्लास आपको। बात करते हैं बेराट से मिले अवशेष कैसे याद करोगे। बेराट ठ आता है, यहाँ से ठ से ही आपको याद रखना है ठाठ, क्या क्या किस चीज के ठाठ है देख लो। ठ से 8 बौद्धिक मठ मिले हैं, कहाँ से 8 बौद्धिक मठ, बेराट। चांदी की 8 पंचमारक, चांदी की 8 पंचमारक भी बेराट से। और यूनानी शासकों की 28 इसमें आ रहा है 28 मुद्रा, ये भी बेराट से मिले हैं। अब देखो शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं दोस्तों यहाँ से। चित्रित धूसर मृद भांड इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस लाइन को लगाओ, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ कि इतने एग्जाम होंगे, इतने में एक आधा मृद भांड से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, देख लेना कि चित्रित धूसर मृद भांड पूछे तो बेराट से, और फिर भी आपको याद नहीं रहता ना धूसर भी कैसे याद रखें, सभ्यताओं का नाम दे दिया, किस में था, बेराट्स में मैंने कहा था बेर, बेर रखती है तो दया आती है, दयाराम साहनी क्या याद किया था आप लोगों ने, दयाराम साहनी किया था खोज करने वाला, और दया आती है, फिर मैंने कहा नील जमा देता है, इस प्रकार मारता है, नील ही जमा दी, यानी कि कहते हैं ना लग गए, यहाँ भी हमारे नीले नीले नील जम जाती है और बंदे को लाश की तरह बनाती रहती है, ये हो गए उत्खनन करता कार्य करने वाले नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित, ठीक है ना। फिर बात करते हैं दूसर मृद भांड कहाँ से है, बेराट। बेराट बेर रखने वाला बंदे को ना दूसर दुसोई देता है भाई, इस प्रकार लाश ही बना दिया, दुसोई दिया, दूसर, ऐसे याद कर सकते हो भाई, कोई तरीका नहीं है मेरे पास। और देखो 6-7 कमरों का खंडरनुमा भवन है 6-7 का, ये बेराट से मिला है। ओकर कलर पात्र शैली के चित्र, ये क्या है भाई दोस्तों, जो ये बेराट सभ्यता है ना, इसमें जो ताम्र युग के मृद भांड थे उनका निर्माण चाक होता है ना, चाक, उसके द्वारा किया जाता था, चाक के द्वारा। तो ओकर कलर पात्र शैली के चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो तभी तो इसी को नाम ओकर कलर पात्र शैली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो पात्र होते थे ना दोस्तों, अगर इनको मान लो हाथ से टच कर दिया, हाथ लगाने से इसका जो रंग है ना सिंदूर, यानी कि गेरुआ सा रंग लगने लग जाता, हाथ लगाते देख लो कैसे हो जाता था, क्योंकि ये चाक द्वारा किए जाते थे, और इनको जब हाथ से अपने छू लेते थे ना, सिंदूर जो गेरुआ रंग होता है वैसा लगने लग जाता था। इसीलिए इन मृद भांडों पर देखो मैंने एक नाम लिखा है उकेरण विधि द्वारा अलंकृत किया जाता था। और देखो क्या प्राप्त हुए, एक लाइन लिखी है मैंने कि मिट्टी से बने पूजा पात्र हो गए, मटके, घड़े, कुंडियां होती है, खप्पर, लोटे, थालियां, ये सारे ही बेराट से प्राप्त हुए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन देखो कि बेराट से प्रागैतिहासिक काल के अवशेष, मौर्य काल के अवशेष, ये इंपॉर्टेंट है, मौर्य काल के अवशेष, मध्यकालीन, मैं से मौर्य, मैं से मध्यकालीन, और प्रागैतिहासिक काल के अवशेष ये बेराट से प्राप्त हुए हैं। और देखो ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इस बेराट से देखो कितनी 36 मुद्राएं दोस्तों, 36 मुद्राएं जो सूती कपड़े में बंधी हुई थी, 36 मुद्राएं प्राप्त हुई सूती कपड़े में बंधी हुई थी, जिसमें देखो 36 मुद्राओं में 8 तो क्या है, 8 है दोस्तों, वो बोल देते हैं जैसे पंचमारक, 8 पंचमारक, और 28 क्या है, 28 है इंडो ग्रीक, यानी कि हिंदू यूनानी, इंडो ग्रीक 28, और जिसमें से 16 देख लो यूनानी जो राजा है मिनेंडर उनकी थी। तो ये 36 मुद्राएं, आप 8 तो ध्यान रख सकते हो पंचमारक की, ठीक है ना, 8 पंचमारक, और चांदी की मुद्राएं हो गई पंचमारक चांदी की, और 28 होगी इंडो ग्रीक हिंदू यूनानी की, और 16 यूनानी राजा की। जो ये सूती कपड़ा था ना, सूती कपड़ा देखो हाथ से बुना हुआ था, तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। तो आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल जी थोड़े थोड़े नोट्स पढ़ लिए, हाँ जी हमारा तो हो गया क्लियर, तो उसका क्या फायदा होगा जब वहां से क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे। इसलिए आपको छोटी छोटी चीजें डीपली पढ़ने में, आपको ना मैं सच बता दूं, आपको बहुत परेशानी भी आती है, और आप उनको छोड़ देते हो, भी कौन याद करे भाई, इतना पढ़ोगे तभी क्वेश्चन सही होगा, छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ेगी। आजकल इतना आसानी से नहीं पूछा जाता है कि हाँ ये पढ़ लिए 8 बौद्ध मठ, चांदी की 8 पंचमारक हो गई, और ये मैंने यहाँ बताए हैं, तो इनको सारी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को देखना है,
इतना इजी भी नहीं बनता है क्वेश्चन कि सीधा ही पूछ लिया, और कई बार सीधा ही आ जाता है बिल्कुल कि विराट सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है। अब नदियों से वैसे आ सकता है, सभ्यता से नहीं, लेकिन सीधा पूछा जाता है, पूछे गए हैं। कई बार तो बल्ले बल्ले हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन का, जैसे अभी देखो, अभी कोई पता नहीं रीड का पैटर्न कैसा हो, जैसे कि आलोक राज जी ने क्या बोला है, आप लोगों को पता है तो भाई थोड़ा आप भी थोड़ा देखना। जैसे कि पीछे सेकंड ग्रेड का आया तो भाई सच में धुएं निकाल दिए होंगे, बट इतना भी टफ नहीं था। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो साइकोलॉजी का था, देखने में टफ था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर माइंड से निकालो तो सारे सही हो जाते हैं आराम से। जिन्होंने डीपली पढ़े हैं ना उनके सही भी हो जाते हैं, कोई भी चीज डीपली पढ़ी है तो। ये एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो कि विराट की जो बीजक डूंगरी है, इनसे प्राप्त देखो बाम्ब्रू शिलालेख, जो सम्राट अशोक है, इन्होंने बाम्ब्रू शिलालेख, इसकी खोज की किन्होंने की, तो ये कैप्टन बर्ड है। विराट की बीजक डूंगरी से प्राप्त बाम्ब्रू शिलालेख की खोज करने वाले कैप्टन बर्ड, 1837 में। ये 2019 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया। और विराट सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख मिलते हैं, तो पूछा जा सकता है कि इतने 2 शिलालेख मिलते हैं 2023 में। ऐसा सीधा सिंपल क्वेश्चन बना। ये लो विराट सभ्यता भी हो गई कंप्लीट। अब करते हैं गणेश्वर सभ्यता पर। इससे करने से पहले आप, ताकि बोर ना हो बीच में, इसको बाद में देखते हैं, इससे पहले ना छोटी छोटी है वो पढ़ लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं। ये देखो छोटी छोटी है ताकि आप बोर नहीं होगे। देखो सबसे पहला तो बागोर सभ्यता है कहाँ, ये पूछा जा सकता है। बागोर भीलवाड़ा, बै के बाद में भय आता है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा कौन सी नदी, कोठारी नदी के तट पर। अब आपको ये याद नहीं रहता बागोर भीलवाड़ा में भील, भील से लो भीड़, भीड़ कहाँ होगी, कोठे पर, सीधा लो कोठारी नदी के तट पर, ऐसे याद कर सकते हो तीनों को। और इसका जो उत्खनन स्थल है दोस्तों, ये महासतियों का टीला कहलाता है, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं उत्खनन करने वाले। देखो भाई अब उत्खनन में कौन कौन है, वीरेंद्र नाथ मिश्र है। बै से बागोर और बै की बीच की डंडी हटा दो, वै आता है, तो वीरेंद्र नाथ मिश्र और डॉक्टर LS लेशिन, ये है बागोर सभ्यता के उत्खनन करने वाले, जो कि इसका उत्खनन होता है 1967 से 69। और एक चीज ध्यान रखना, जो बागोर सभ्यता सबसे पहले, यानी कि भारत में सबसे पहले कृषि और पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए दोस्तों। और बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन यहाँ लिख लो, शायद मैंने नीचे लिखा नहीं है, फिर लिख दूंगी। ये प्राग ऐतिहासिक काल पशुपालन के अवशेष मिले हैं, ये अवशेष भारत के प्राचीन माने जाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट लाइन है, ये तो बहुत ही रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पर हाथ और कान के आभूषण जो कि कांच के मिले हैं, हाथ और कान के कांच के आभूषण कहाँ से मिले हैं, बागोर सभ्यता के। अब मैं एक लाइन लिख देती हूँ यहाँ पर, ये लो भी, बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं, कोठारी नदी के तट पर है। उत्खनन वीरेंद्र नाथ मिश्र और डॉक्टर LS लेशिन। और देखो यहाँ पर हाथ और कान के आभूषण कांच के मिले हैं, और तांबे के उपकरण मिले हैं दोस्तों, जिसमें छेद वाली सुई इंपॉर्टेंट है। लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए, कहाँ से, बागोर भीलवाड़ा से। गिलुंड सभ्यता राजसमंद में है, ध्यान रखना, गिलुंड सभ्यता राजसमंद में और बनास नदी के किनारे है, इसको रट लो। गिलुंड सभ्यता राजसमंद में, बनास नदी के किनारे। उत्खनन 1957 से 58 में बीबी लाल द्वारा होता है। और ताम्रयुगीन सभ्यता का नवपाषाणकालीन पुरातत्विक स्थल है। फिर बात करते हैं बालाथल सभ्यता, बै से बालाथल और इसका डंडा हटाओ, वै वल्लभ नगर उदयपुर में। बालाथल वैसे ही पता होगा, वल्लभ नगर उदयपुर में। और बै से बालाथल, बै से बेडच नदी के किनारे। खोज 1962-63 में होती है, लेकिन देखो मार्च 1993 में प्रोफेसर VN मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टर VS सिंह, डॉक्टर ललित पांडे, डॉक्टर RK मेहता के दोबारा, तो ध्यान रखना इसकी खोज 1962-63 में होती है, लेकिन 1993 में इनके नेतृत्व में की जाती है, ठीक है। फिर अब इन दोनों को ध्यान रखना, एक है नगर सभ्यता, एक है नगरी सभ्यता। नगर में कोई मात्रा नहीं, लिखने में छोटा है तो टोंक छोटा है लिखने में। नगर सभ्यता टोंक में, बट नगरी सभी को पता है चित्तौड़गढ़ में है। एक पढ़ के रेड सभ्यता जो निवई टोंक में, ठीक है, उसका भी उत्खनन केदारनाथपुरी, और इनके भी नगर सभ्यता के केदारनाथपुरी और खेड़ा सभ्यता नाम से जानी जाती है नगर सभ्यता। बात करते हैं नगरी सभ्यता की, उत्खनन की बात करते हैं नगरी सभ्यता की, तो RG भंडारकर है, बट नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में। अवशेष क्या मिले हैं यहाँ से, नगरी सभ्यता से, यहाँ से नहर के अवशेष मिले हैं और सेवी जनपद के सिक्के मिले हैं दोस्तों।
वर्तमान नगरी नाम, और पहले इसको मध्यमिका नाम से जाना जाता था। आगे देखो चंद्रावती सभ्यता, ये सिरोही में है। जब भी लड़की का सा नाम दिखे ना चंद्रावती सभ्यता, तो चंद्रावती लड़कियां होती है ना, वो सिर पे कुछ फूल वगैरह क्या है, बालों में क्या डालते हैं, गजला वो पहले डालते थे, वो ऐसे नाम याद रखना भी, सिर में डालेगी चंद्रावती, ऐसे याद रख लेना। खोज कर्नल जेम्स टोड द्वारा होती है और सिवानी नदी के तट पर। भीनमाल सभ्यता तो पता ही है सभी को, जालोर में है। उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा 1953-54 में। नोह सभ्यता भरतपुर, ये नाम तो आपको पता होगा सारा, जैसे नोह सभ्यता भरतपुर में है, बच्चे बच्चे को पता है। भीनमाल सभ्यता जालोर में है, फिर भी याद नहीं जिनको तो याद कर लो। नोह सभ्यता भरतपुर में है, और यहाँ से प्राप्त हुई है नोह सभ्यता, जाख बाबा प्रतिमा, जाख बाबा की जो प्रतिमा प्राप्त हुई नोह सभ्यता से, और नोह सभ्यता रूपारेल नदी के किनारे। इस पेज से सारे याद हो गए, कोई दिक्कत नहीं इनका, सीधा है आपको ये तो छोटी छोटी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि खोज किन्होंने की और कौन सी नदी के तट पर है उत्खनन, ये थोड़े से ध्यान रख लेना। सोंथी सभ्यता इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है। और सोंथी सभ्यता ये बीकानेर में मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है, पूछा जा सकता है कि कालीबंगा प्रथम किसे कहा जाता है, सोंथी सभ्यता को। अब बात करते हैं रंगमहल सभ्यता, और ये क्वेश्चन भी मैंने सारा ऐसे करके डाला था टेलीग्राम पे, कईयों के गलत भी थे बाकियों के सही भी थे। तो ये है हनुमानगढ़ में भाई। और उत्खनन की बात करते हैं श्रीमती हन्नारीड। अब ये रंगमहल भी दो है, ये सभ्यता है रंगमहल हनुमानगढ़ में। उत्खनन की बात करें तो श्रीमती हन्नारीड 1952 से 54 में, और गांधार शैली के यहाँ से प्रमाण मिले हैं रंगमहल सभ्यता से, और इसे कुषाणकालीन सभ्यता के समान माना जाता है। और यह सभ्यता सरस्वती एवं द्रव्यवती नदी घाटी में विकसित हुई थी दोस्तों, जो कि ये प्राचीन में यहीं से विकसित हुई थी। बट जो कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ और घग्गर नदी का आप ध्यान रख लेना, क्योंकि ये रंगमहल सभ्यता भी तो यही है हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी के किनारे। जोधपुरा सभ्यता की बात करते हैं तो जोधपुरा सभ्यता देखो कोटपुतली बहर रोड और साबी नदी के किनारे। जोधपुरा सभ्यता, ये क्वेश्चन एक बार बना हुआ है, कौन सी नदी के किनारे है, साबी नदी के किनारे, कोटपुतली बहरोड में अभी है। सुनारी सभ्यता नीम का थाना, भीनमाल सभ्यता जालोर, तिलवाड़ा सभ्यता बालोतरा बाड़मेर, ओजियाना सभ्यता बदनौर ब्यावर, और गरदड़ा बूंदी में। अब यहाँ पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लाइन लिखी है, आहड़ सभ्यता पढ़ के आए हैं। आहड़ को किस नाम से जानते हैं, देखो प्राचीन में मैंने बताया था ताम्रवती या ताम्रवती नाम से, अब वर्तमान में आहड़ को धूलकोट और बनास संस्कृति नाम से भी आहड़ संस्कृति को जानते हैं। तो ध्यान रखना, आहड़ नाम आ जाए सभ्यता, आघाटपुर सभ्यता बनास संस्कृति के नाम से, ताम्रवती धूलकोट, तो ये आहड़ को जानते हैं। ठीक है, पहले थोड़े से क्वेश्चन देख लो, फिर वो कर लेते हैं। गणेश्वर सभ्यता एक ही तो बची है, क्योंकि गणेश्वर सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा लास्ट में अलग से देख लेते हैं। अब अगर पूछ ले 11 कमरों के एक बड़े भवन, सबसे पहले मैंने बलाथल करवाया था ना, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि 11 कमरे के पूछे एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह किस सभ्यता से प्राप्त हुए, बलाथल से। और एक इंपॉर्टेंट है कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग करना प्रारंभ किया, तांबा का। और अब देखो दयाराम साइनी, दया आ रही थी, नील रतन बनर्जी, नील किसके जम गई, कैलाश लाश की तरह कर दिया, कैलाश नाथ दीक्षित, इनका संबंध किस सभ्यता से है, तो बेराठ, बेर से आप रखोगे बेराठ याद रह जाएगा। कालीबंगा को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार बना हुआ है। कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा, तो ये दशरथ शर्मा है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, और ये क्वेश्चन भी कि 10वीं-11वीं शताब्दी में आहड़ को किस नाम से जाना जाता था, तो 10वीं-11वीं शताब्दी में आघाटपुर। और कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से समृद्ध बस्ती उजड़ गई, वह है ये कालीबंगा सभ्यता है, जो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे। उत्खनन से प्राप्त उपकरणों में पत्थरों की संख्या अधिक होने से प्रारंभिक युग क्या कहलाया, युग प्रस्तर युग कहलाया दोस्तों, यहाँ पत्थरों की संख्या बढ़ने के कारण। और राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, अब ताम्र के पूछ ले तो ताम्र एक कालीबंगा या आहड़ी नहीं, ध्यान रखना है ताम्र सभ्यता के, ये सारे आप ध्यान रखो कि ताम्र सभ्यता के आहड़ से भी प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से भी, पीलीबंगा से भी, जो कि यही है हनुमानगढ़ में ही पीलीबंगा, गणेश्वर सभ्यता से भी, गिलुंड सभ्यता से भी, और बागोर और नगरी, नगरी चित्तौड़गढ़ में है, गिलुंड राजसमंद में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है,
गणेश्वर कहाँ है बताना, मैं अभी बता के गई हूँ। बड़ी अभी तो किया ही नहीं, कहाँ से बता के गए, वैसे आपको पता होगा सीकर जिला नीम का थाना में, ठीक है। और आहड़ सभ्यता पढ़ के आए हैं, बागोर भीलवाड़ा। तो ये सारे जितने हैं ना, यहाँ से ताम्र सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लो भाई ये भी हो गए। अब चलते हैं, एक ही बची है दोस्तों अपनी गणेश्वर सभ्यता। ये लो, सबसे पहले बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता। देखो सबसे पहली लाइन, यहाँ के निवासी मांसाहारी थे। सीकर जिला नीम का थाना, गणेश्वर सभ्यता स्थल ध्यान रखना कहाँ स्थित है गणेश्वर सभ्यता, सीकर में, तोरावटी बेसिन में। और खोज देखो आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। अब एक रतन चंद्र अग्रवाल कहाँ पर पड़ा था, उत्खननकर्ता में पड़ा था। रतन यानी कि सांकलिया कुछ नाम लिया था मैंने, जो कि उत्खननकर्ता बताया था मैंने। क्या आहड़ सभ्यता थी, क्या कालीबंगा सभ्यता थी, मेरे को बताना। तो अब बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता में भी। देखो सबसे पहले खोज है ना गणेश्वर सभ्यता की, ये दोनों है 1972 में करते हैं आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। अब मैं आपको आहड़ संस्कृति, जो आहड़ सभ्यता है और गणेश्वर सभ्यता थोड़ा सा आपको साथ में करवाती हूँ तो याद रहेगा। देखो आहड़ सभ्यता की खोज तो ऐसे अक्षय कृतिव्यास पढ़ा आपनों ने 1953 में, बट आहड़ का उत्खनन कार्य की बात करते तो आहड़ किसकी आती है, सांकड़ की, मैंने याद करवाया था। रतन यानी कि मिलक, तो ये दोनों हैं HD यानी कि हंसमुख धीरज, रतन चंद्र अग्रवाल, ये दोनों इसका उत्खनन कार्य वाले हैं, रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया। रतन चंद्र अग्रवाल 1956 में और HD सांकलिया 1961 में। ये आप ध्यान रखोगे आहड़ संस्कृति से। बट गणेश्वर सभ्यता वो तो उत्खनन करते थे, वहां रतन चंद्र अग्रवाल उनके साथ में सांकलिया थे। बट गणेश्वर सभ्यता में खोज करने वाले हैं आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल 1972 में। बट उत्खनन में बात करें तो यही आ जाता है आरसी अग्रवाल, दोनों में खोज और उत्खनन में। और एक साथ में आ जाएंगे विजय कुमार गणेश्वर सभ्यता में, आरसी अग्रवाल, विजय कुमार, जो कि 1977 से 78 में, ठीक है ना। आप ये ध्यान रख सकते हो, क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया, इसलिए आपको ध्यान रखना ही होगा। गणेश्वर सभ्यता खोज आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल 1972 में। उत्खनन की बात करते हैं तो ये दोनों ही खोज और उत्खनन में आएंगे, आरसी अग्रवाल, और गणेश्वर में आपको विजय कुमार। गणेश जी भगवान की पूजा करोगे ना गणेश्वर में, गणेश जी, तो आपको विजय कर देंगे, विजय कर देंगे, चाहे आप किसी का ही खनन कराना। इससे याद कर लेना, याद हो जाएगा, और तो कोई तरीका नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है जिले का कहाँ स्थित है, खोज उत्खनन। फिर बात करते हैं नदी की। गणेश्वर सभ्यता कांटली नदी के किनारे है, जिसको कांटली भी बोलते हैं, मौसमी नदी, तीनों नाम ध्यान रखना। तो ये गणेश्वर सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी, कांटली नदी, जिसको कांतली मौसमी नदी भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया 2023 में सेकंड ग्रेड में कि ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र। तो ताम्रयुगीन सभ्यता का मैं बताओ अभी क्या क्या बताया, जो मैं इसी पे लेके बार बार ऐसे करोगे नहीं याद। ताम्र सभ्यता देखो प्राप्त सभी जगह से हुई है, आहड़ से, कालीबंगा से, पीलीबंगा से, बट गणेश्वर से, इसको लगा लो इंपॉर्टेंट, गिलुंड से, बागोर नगरी। बट गणेश्वर का क्या है, क्वेश्चन बन सकता है कि ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र कौन सा रहा। तो गणेश जी भगवान दक्षिणा ताम्र का सबसे पहला प्रारंभ गणेश जी से नाम लेकर करते हैं, तो गणेश्वर रहा ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र, 2023 में पूछा गया। अब बात करते हैं कि यहाँ से क्या क्या चीज मिला है। मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं दोस्तों, इस प्रकार कांटे थे मछली पकड़ने के। तांबे के फरसे और जो वाणागर होते तांबे के, वो मिले हैं। और गणेश्वर में मैंने एक अलग से लिखा था इसका, वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, जो कृप्सवर्णी यानी कि गेरिक मृदबांड, वो कहाँ से मिला है, गणेश्वर सभ्यता से। ये बर्तन के काले और नीले रंग से सजाए जाते हैं। तो यहाँ से मैं इसको वापस चाहे लिख दूं, चाहे आप वहां से याद कर लेना। देखो जो गणेश्वर सभ्यता है ना दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ से जो देखो एक लाइन लिखी है मैंने, ये देखो कि भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट, पीटीआई में 2023 में पूछा गया गणेश्वर सभ्यता से, क्योंकि लगा लो इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि 90%, 99 एक ही % छोड़ना है, पूरा का पूरा। देखो भारी मात्रा में ताम्र उपकरण गणेश्वर सभ्यता ने, तो यहाँ से देखो ताम्र उपकरणों में 99% तांबा है। और ये लाइन मैंने शायद यहाँ लिखी है कहीं पर,
हाँ, ये भी लिख रखा है कपि अमृतवांड वाला, ये यहाँ से पढ़ लेंगे। ये रहा, यहाँ से 99% तक शुद्ध तांबा मिलता है, वो भी बिल्कुल शुद्ध तांबा। और इस कारण ही से देखो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। अब ये क्वेश्चन भी इतनी बार पूछा गया है कि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है, तो गणेश्वर सभ्यता। क्योंकि भाई ये मैं लास्ट में इसलिए करवाया है क्योंकि गणेश्वर सभ्यता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बने हुए और बनते हैं। अब गणेश्वर सभ्यता के लोग संभवतः तांबा खेतड़ी अलवर खोदरी बखान से प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं कि उपनाम देख लो इसका क्या नाम है। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिला नीम का थाना में कांतली नदी के किनारे, जिसको कांटलिया मौसमी बोलते हैं। और उपनाम है इसका ताम्रयुगीन सभ्यता। भी तो बताया ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। क्यों भाई, यहां से देख लो 99% शुद्ध तांबा मिला है, इसलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। गणेश जी भगवान का नाम लेकर के ही देख लो, यहाँ से ऐसे सोच लो भाई तांबा मिला तभी 99% मिला, कैसे भी कर लो आप। पुरातत्व का पुष्कर भी इसी को ही बोलते हैं, ताम्र संचयी संस्कृति भी बोलते हैं। और ये पीटीआई 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसे पूछा गया था कि ताम्र संचयी संस्कृति कौन सी सभ्यता को बोलते, गणेश्वर सभ्यता को, 2022 में पूछा गया। फिर बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता में 6 प्रकार के मृद भांड की जानकारी मिलती है, जिसमें देख लो 6 प्रकार के ये मृद भांड संग्रहण के मर्तबान, कलश, तसले, प्याले, हांडी होगी, मिट्टी के छल्लेदार बर्तन होगी, ये सारे यहाँ से प्राप्त हुए। दोस्तों देखो जिसे कहते हैं क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, कपि मृद भांड भी बोलते हैं, कपिश्वरणी मृद भांड भी बोलते हैं, गेरिक मृद भांड भी। ये लाइन और लिख लेना यहाँ पर, जो कि काले और नीले रंग से सजाए गए। ये काले और नीले, ये दोनों लाइन मैंने वैसे करवा दी वहां पर, फिर भी और लिख देती हूँ। ये लो भाई, आ लो भाई, अपना हो गया सारा की सारी सभ्यताएं। और कोई बचा है तो देख लो, कोई क्वेश्चन रह गया तो यहाँ से मुझे नहीं लगता कोई रह गया। फिर से देख लो कि गणेश्वर सभ्यता सीकर जिला नीम का थाना, तोरावटी बेसिन में, और खोज आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। और उत्खनन भी आरसी अग्रवाल करते हैं, बट विजय हो जाती, गणेश जी का नाम लेते। विजय कुमार 1977-78 72 में खोज, 77-78 में इसकी उत्खनन कार्य होता है। और ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र यही रहा है, क्योंकि देखो प्रारंभिक केंद्र यही रहा है और यहाँ से 99% शुद्ध तांबा मिला है, और इसी कारण इसको ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। और यहाँ से मृद भांड का ध्यान रखना, कपि मृद भांड, कपिश्वरणी मृद भांड, गेरिक मृद भांड भी बोलते हैं इसको, और ये काले और नीले रंग से सजाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से 6 प्रकार के मृद भांड की जानकारी मिली है गणेश्वर सभ्यता से। ये मृद भांड संग्रहण के मृतबान, कलश, तसले, प्याले, हांडी, मिट्टी के छल्लेदार बर्तन प्राप्त हुए, ठीक है। और इसको ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कांतली नदी के किनारे है, कांटलिया मौसमी नदी बोलते हैं इसको। पुरातत्व का पुष्कर बोलते हैं, ताम्र संचयी संस्कृति अभी बोलते हैं इसको, जो पीटीआई में पूछा गया। और भारी मात्रा में ऐसे ताम्र उपकरण प्राप्त हुआ है, ये भी पीटीआई में पूछ लिया गया कि भारी मात्रा में ताम्र उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये गणेश्वर सभ्यता है। मछली पकड़ने के कांटे, तांबे के फर्श से वारणागर यहीं से प्राप्त हुए हैं। और दोहरी पेचदारी सिरे वाली ताम्र पिन भी यहीं से प्राप्त हुई है। और एक लाइन और लिख सकते हो कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त ताम्र उपकरण इसी सभ्यता के हैं। ये लो दोस्तों, अब ये वाला टॉपिक हो गया। बाकी मेरे को ना आप ये बताना, मैं इसके बाद में ये सोच रही हूँ कि आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादा नहीं, एक साथ तो नहीं हो पाएगा कि लॉन्ग वीडियो हो जाती है, आपको दिक्कत आती है, इसलिए ना कोई मेरे को 4 या 5 टॉपिक पहले बता दो कि जो आपको ज़्यादा ज़रूरत है वो लिख देना नाम लास्ट में, ताकि मैं उसी की पहले क्लास ले आऊँ।